हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑरेलिया में। मेरा नाम है दीपक। आज हम बात करेंगे आपके एनसीईआरटी क्लास 9th एनसीईआरटी के लास्ट चैप्टर की समरी के बारे में। इस चैप्टर को मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक पेस्ट कर दूंगा, जिससे आप उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को पढ़ा रखा है। ठीक, इस वीडियो में हम सिर्फ समरी की बात करेंगे, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा और लेंदी नहीं होगा। अगर आपने वो वीडियो देखा हुआ है तो ये समरी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी। अगर नहीं भी देखा है फिर भी आएगी। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसको। ठीक, मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, क्योंकि नहीं तो आप फिर वही वीडियो स्किप कर दोगे या फिर अपना क्या बोलते हैं 10 सेकंड स्किप कर दोगे। ठीक, तो हम बिना बकवास के स्टार्ट करते हैं। तो देयर आर सेवरल न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर क्रॉप्स। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो क्रॉप के लिए ज़रूरी होते हैं फॉर द गुड प्रोडक्शन ऑफ फूड। ठीक, ऑफ दिस सम आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वान्टिटी। कुछ इसमें होता है जो लार्ज क्वान्टिटी में हमें चाहिए, तो उन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। लेकिन जो बचे हुए होते हैं जो स्मॉल क्वान्टिटी में चाहिए, उन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो मेन सोर्स होते हैं टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू क्रॉप्स। ठीक, ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ फार्मिंग सिस्टम। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक फार्मिंग सिस्टम है जिसमें मिनिमल या नो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड होता है। ठीक, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग है जिसमें कम से कम यूज होता है केमिकल्स का और फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का। ठीक, आगे अगर हम बात करें एंड विद द मैक्सिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स। ठीक, इसमें क्या होता है, मैक्सिमम इनपुट होता है किसका, ऑर्गेनिक मैन्योर्स, मतलब और क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक खादों का। ठीक, रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट एंड बायो एजेंट्स विद हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम। हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम के लिए हम इसमें मैन्योर, रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट और बायो एजेंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक, मिक्स्ड फार्मिंग क्या है, तो मिक्स्ड फार्मिंग एक सिस्टम है ऑफ फार्मिंग ऑन पर्टिकुलर फार्म विच इंक्लूड क्रॉप प्रोडक्शन। मतलब मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, जैसे मैं आपको एक बार बता देता हूँ यहाँ पे बना के। वैसे इतना टाइम तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आपको ये समझ में आए। ठीक, मिक्स्ड फार्मिंग में क्या हो गया, मान लेते हैं ये एक पूरा फार्म है। ठीक, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक, ये है पार्ट ए, ये है पार्ट बी। ठीक, तो ए और बी में हमने क्या किया, ए में मैंने कोई क्रॉप लगाई जिसका नाम था ए डैश, ए के ऊपर डैश, बी में मैंने क्रॉप लगाई बी डैश। तो मतलब क्या हो गया, एक फील्ड में मैंने दो क्रॉप लगाई, तो यही क्या हो गया, ये होता है मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक, आगे अगर हम बात करें ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन अ डेफिनेट growing two or more crops in a definite rows pattern is known as intercropping। ठीक, इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, दो या दो से अधिक फसलों को उगाना एक रो में या किसी एक डिफिनेट पैटर्न में, तो उसे हम इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक, द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इज प्री प्लांट सक्सेशन और क्रॉप रोटेशन। ठीक, किसी भी मतलब हमें अगर ग्रो करना है डिफरेंट क्रॉप्स को किसी पीस ऑफ लैंड पे, जिसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉप रोटेशन। ठीक, वेराइटल आगे हम पढ़ते हैं, एक मिनट। हाँ, वेराइटल इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर हायर यील्ड, गुड क्वांटिटी, बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस, शॉर्टनिंग एंड मेच्योरिटी ड्यूरेशन, वाइडर एडेप्टेबिलिटी, डिजायर एग्रोमिनिक कैरेक्टर। मैंने इतना तेज पढ़ा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, मैं समझाता हूँ। देखो, ये बोल रहा है कि हमें इम्प्रूवमेंट किस चीज़ की चाहिए, हाई यील्ड हो, अच्छी क्वालिटी हो, बायोटिक एबायोटिक रेजिस्टेंस हो, जिसमें शॉर्ट एंड मेच्योरिटी ड्यूरेशन हो, मतलब जल्दी से वो मेच्योर हो जाए, वाइडर एडेप्टेबिलिटी, जल्दी ख़राब ना हो, हमें डिजायर्ड कैरेक्टर या डिजायर्ड एग्रोनॉमिक मतलब उससे हमें मिले। ठीक, फार्म एनिमल्स रिक्वायर प्रॉपर केयर मैनेजमेंट सच एज शेल्टर, फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज कंट्रोल, दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक, एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है, हम पशुपालन करते हैं जिसमें हम उन्हें मैनेज करते हैं और उससे हम अपना इम्प्रूव करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड, जिससे हमें फ़ायदा मिल सके। ठीक, पोल्ट्री फार्मिंग। अब पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है, पोल्ट्री फार्मिंग इज डन टू रेज डोमेस्टिक फाउल्स, पोल्ट्री प्रोडक्शन इन एग, ब्रॉयलर प्रोडक्शन एंड पोल्ट्री मीट। ठीक, अब पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है, हम ईग और ब्रॉयलर प्रोडक्शन मतलब मीट प्रोडक्शन का करते हैं। टू इन्हेंस पोल्ट्री प्रोडक्शन, पोल्ट्री प्रोडक्शन को हम बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग इज डन बिटवीन इंडियन एंड एक्जॉटिक ब्रीड ऑफ वेराइटी इम्प्रूवमेंट। ठीक, हम क्या बोलते हैं, पोल्ट्री प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करवा सकते हैं बिटवीन द इंडियन एंड एक्जॉटिक स्पीसीज। अब ब्रीडिंग का या क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं मान लेता हूँ ये कोई है एक स्पीसीज ए
आप लोग सोच रहे हो कि मैं हमेशा ए बी क्यों खेलता हूँ, क्योंकि आप जब बड़ी क्लासेस में जाओगे ना तो आपको यही ए बी वाले एग्जाम्पल मिलेंगे, इसलिए मैं आपको पहले से ही यही आदत डलवा रहा हूँ। ठीक, ये हो गई कोई स्पीसीज ए, मतलब मान लेते हैं एक मुर्गी ए है, ये कोई है मुर्गा बी। एक मिनट यार, ये हमेशा का हो गया ऐसा, मैं पढ़ा तो बिना स्क्रॉल डाउन है, मेरा लेक्चर कभी ख़त्म ही नहीं होता। ठीक, तो ये है ए। अब ये लो ए भी नहीं बन रहा है, ये हो गई एक मुर्गी ए, ये हो गया कोई मुर्गा बी। ठीक, अब मुर्गी ए में क्वालिटी ये है कि इसका जो अंडा है वो न्यूट्रिशन रिच तो है लेकिन वो ख़राब हो जाता है, और मुर्गा बी क्या है, उसका अंडा जो है वो न्यूट्रिशन रिच तो नहीं है लेकिन वो ख़राब तो नहीं होता। तो हम क्या करेंगे कि इस ए का और इस बी का क्रॉस करा देंगे, मतलब इन दोनों में क्रॉस करवा देंगे, तो इससे जो अंडा होगा, जो सी होगा, वो न्यूट्रिशन रिच भी होगा, मतलब उसमें न्यूट्रिशन को मैं एन से लिख रहा हूँ, तो उसमें जो एन की क्वालिटी होगी वो भी होगी, और रेजिस्टेंस मतलब वो ख़राब भी नहीं होगा, उसको मैं आर से लिखता हूँ, तो वो भी ज़्यादा होगी। ठीक, समझ गए। आगे हम बात करें फिश प्रोडक्शन। तो फिश में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मरीन रिसोर्सेस एज वेल एज इनलैंड रिसोर्सेस, मतलब मरीन का मतलब खारे जगह, जैसे समंदर से भी हमें मछलियाँ मिलती हैं, और इनलैंड रिसोर्स मतलब फ्रेश वाटर से भी हमें फिश मिलती हैं। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फिश प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए दे कैन बी कल्चर्ड इन मरीन इनलैंड इकोसिस्टम। इन्हें हमें, अगर फिश प्रोडक्शन को हमें इंक्रीज करना है तो हमें मरीन और इनलैंड को हमें कल्चर्ड इकोसिस्टम में करना पड़ेगा। मरीन फिश कैप्चर इज डन बाय फिशिंग नेट्स गाइडेड बाय इको साउंडर्स एंड सैटेलाइट्स। ठीक, मरीन फिशिंग, हमें मरीन फिश को अगर हमें पकड़ना है तो हम इसे कैसे करते हैं, फिश नेट का यूज करते हैं, इको साउंडर्स और सैटेलाइट्स का यूज करते हैं, जहाँ पे हमें मछलियों का झुंड दिखता है। ठीक, अब कंपोजिट फिश कल्चर क्या हो गया, कंपोजिट फिश कल्चर, फिर से मैं वही ए बी वाला एग्जाम्पल लूँगा लेकिन कलर चेंज करके। ठीक, मान लेते हैं ये एक तालाब है। ठीक, इस तालाब में एक वैरायटी है ए, एक वैरायटी है बी, एक वैरायटी है सी, एक वैरायटी है डी। ठीक, अब ये क्या करती हैं, ए वैरायटी क्या है, वो आके किनारे पे खाना खाती है, मतलब उसका फिक्स है कि हाँ मेरे को किनारे पे ही फूड मिलेगा। बी वैरायटी क्या करती है, उसको बीच में खाना है, तो उसका भी फिक्स है कि वो मिडिल में खाना खाएगी। सी वैरायटी है वो मतलब पॉन्ड के बिल्कुल नीचे पे जाके खाना खाएगी। ठीक, और जो डी वैरायटी है वो पॉन्ड के बीच में रहेगी, मतलब मिडिल, इसके मिडिल का मतलब हो गया कि वो पॉन्ड के मिडिल में, मतलब ये इस एरिया में, लेकिन इसके मिडिल का हो गया कि इन डेप्थ, मतलब जैसे ये है, ठीक, ये एच हाइट है, तो मतलब यहाँ पे एक फिश ए है, यहाँ पे एक फिश बी है, तो जो ये सी वाली फिश है वो h/2 हाइट पे है। ठीक, ऐसा लग रहा है मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ लेकिन हाँ मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो कहाँ पे है। ठीक, तो इसमें क्या है कि उनके जो डाइट्स हैं वो डिवाइड हो चुकी हैं, कि मतलब ए कहाँ से खाना खाएगी, बी कहाँ से खाएगी, तो इससे क्या होगा ना कि उनमें एक क्या बोलते हैं, कोई भी कंपटीशन नहीं होगा, और इससे हमारी जो वैरायटीज़ हैं वो भी बढ़ेंगी, और इससे हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में इजाफा होगा, मतलब दोनों इंक्रीज होगी, और ये बेस्ट सोर्स है फॉर प्रोटीन के लिए। ठीक, आगे हम बात करते हैं, लास्ट है ये बी कीपिंग इज डन बाय गेट हनी एंड वैक्स। बी कीपिंग से हमें क्या मिलता है, हनी और वैक्स। वैक्स का यूज होता है मेडिकल पर्पज़ में। ठीक, ये था हमारा एक पूरा चैप्टर की समरी। अगर आपको ऐसी और भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ। अभी तक मेरे चैनल पर सिर्फ एक सब्सक्राइबर है, कितने, एक। मेरा नाम है दीपक और इस चैनल का नाम है ऑरेलिया, इसमें सब्सक्राइबर है एक। वीडियो पड़ी होगी मेरे हिसाब से शायद आई थिंक 20 वीडियो पड़ी होंगी। देखा कितने ने है, किसी ने नहीं है। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है क्लास 9th की NCERT सीरीज़ की। आप अगर वहाँ पे जाएंगे तो आपको पूरी क्लास 9th की बायोलॉजी की, जहाँ सेल है, टिश्यू है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, आपकी क्लास 9 बायोलॉजी में इतने चैप्टर्स हैं जो कि मैंने अच्छे से डिटेल में समरी, पूरी चैप्टर, पूरी NCERT, पूरी उसकी एक्टिविटी, डायग्राम्स, मतलब NCERT का एक एक लाइन मैंने अच्छे से निचोड़ कर रख दिया वहाँ पर, लेकिन अभी तक उसको देखा किसी ने नहीं। अगर जिसको पढ़ना है वो देख ले, अब भाई नहीं पढ़ना है तो ना देखे, मेरे को उससे कोई मतलब वैसा कुछ खास है नहीं,
लेकिन फिर भी मेरा काम है वीडियो बनाना और मैं बना कर डालूँगा क्योंकि ये मेरे को पसंद है, मेरे को पढ़ाने में मज़ा आता है। ठीक, मैं ऐसे किसी को पढ़ा नहीं सकता, नहीं तो मेरे मम्मी पापा बोलेंगे तू खुद पढ़ता है या दूसरों को पढ़ाता है। ठीक, तो इसलिए मैं खुद वीडियो बना के इस पर पब्लिश करता हूँ। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप देखो, नहीं अच्छी लगती है फिर भी देखो, क्योंकि आपके लिए, आपके फ़ायदे के लिए। तो फिर चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एक आध सब्सक्राइबर बढ़ा देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में, मतलब आपकी अगली क्लास में, क्लास 10th में। मैं क्लास 10th की NCERT सीरीज़ लॉन्च कर दूंगा जल्दी ही, उसकी भी नोटिस मैं आपको दे दूंगा। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नॉट वीडियो, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना भाई, एक ही सब्सक्राइबर है, जाके तुम चेक कर लेना अभी, अगर तुमने ये वीडियो देखी तो। वैसे तो मेरी वीडियो कोई देखता भी नहीं है।